हेलो दोस्तों, आज हम एक और हॉलीवुड मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है कैप्टन मार्वल। ये मूवी साल 2019 में रिलीज हुई थी। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरू में वियर्स नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि जख्मी है और वो एक बूढ़ी लेडी को देख रही होती है जिसने आर्मी की ड्रेस पहनी हुई है। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, उसे धुएं में से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है जिसका चेहरा अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता और वो आदमी उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी आंख खुल जाती है। मतलब वियर्स एक सपना देख रही थी। इस सपने को वो पहले भी कई बार देख चुकी है लेकिन उसे कुछ याद नहीं है क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी है और वो अपने अतीत को पूरी तरह से भूल चुकी है। वो अमनेजिया नाम की बीमारी से ग्रस्त है, इसलिए उसे नींद बहुत कम आती है। अब एक प्लेनेट को दिखाया जाता है जिसका नाम हाला है और वहां पर रहने वाले लोगों को क्री कहा जाता है। इसके बाद वियर्स जॉन रॉक के पास जाती है जो कि हाला प्लेनेट की सेना का कमांडर है। जॉन रॉक वियर्स को लड़ने की ट्रेनिंग देता है। इसके बाद जॉन रॉक वियर्स को प्लेनेट की सुप्रीम इंटेलिजेंस के पास मिलवाने के लिए निकल पड़ता है जो इस पूरे प्लेनेट पर राज करती है। जॉन रॉक वियर्स को बताता है कि इस प्लेनेट की सुप्रीम इंटेलिजेंस का अपना कोई भी चेहरा नहीं है और जिसके बारे में तुम बार बार सोचते हो या फिर जो चेहरा तुम्हारे दिमाग में होता है वो उसी चेहरे के रूप में तुम्हारे सामने आती है। अब वियर सुप्रीम इंटेलिजेंस के पास पहुंच जाती है और वो उसके सामने उसी लेडी के रूप में आती है जो बार बार उसे सपनों में दिखती है। वो वियर्स को बताती है कि हमारे लोग और हमारा प्लेनेट खतरे में है। स्क्रल्स एलियन जो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, वो हमारे प्लेनेट पर कब्जा करना चाहते हैं। इससे पहले वो दूसरे और प्लेनेट को बर्बाद कर चुके हैं और उन पर अपना कब्जा कर चुके हैं। वो एलियंस हमारे लोगों और हमारी जाति को खत्म करना चाहते हैं लेकिन उनके ऐसा करने से पहले ही हमें उनको खत्म करना होगा। इसके बाद सुप्रीम इंटेलिजेंस उसे कहती है कि तुम्हारे लिए एक मिशन है और वियर्स अपने कमांडर जॉन रॉक और क्री आर्मी के साथ मिलकर उस प्लेनेट की ओर निकल पड़ती है जहां पर स्क्रल्स रहते हैं। जॉन रॉक उसे बताता है कि हमारा एक जासूस सोलार पिछले 3 सालों से उन स्क्रल्स के बीच में है और हमें किसी भी कीमत पर उसे वहां से ढूंढकर वापस लाना होगा। इसके बाद वो सब दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम तोरफा है जहां उनकी स्क्रल्स के साथ फाइट होती है। उधर वियर्स उस जासूस तक पहुंच जाती है जिसे छुड़वाने के लिए ये सब यहाँ तक आए हैं। वियर्स उसका कोड पूछती है और वो उसे कोड बता देता है। तभी वियर्स को पता चलता है कि स्क्रल्स ने उनकी आर्मी पर हमला कर दिया है और अब वो जिसे अपना जासूस समझ रही थी असल में वो स्क्रल का लीडर टेलोस है जिसने अपना रूप बदला होता है। इसके बाद टेलोस वियर्स को बेहोश करके अपने शिप में ले जाता है जहां पर टेलोस अपने साथियों को मशीन से उसके दिमाग को स्कैन करने के लिए कहता है। तभी टेलोस को पता चलता है कि वियर्स पहले अर्थ पर रहती थी और वो एक पायलट थी। वहां उसके साथ एक लड़की भी होती है। तभी उनको वियर्स की यादों में एक बूढ़ी लेडी दिखाई देती है जिसका नाम डॉक्टर वेंडी लॉसन होता है और ये वही लेडी है जो पहले कई बार वियर्स को सपनों में दिख चुकी है। टेलोस भी काफी समय से इसी लेडी की तलाश में था। इसके बाद टेलोस अपने लोगों से कहता है कि इसकी लोकेशन पता करो, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाते वियर्स होश में आ जाती है और अपने आप को आज़ाद करके उन पर हमला कर देती है। वो उससे पूछती है कि तुमने मेरे दिमाग में क्या डाला। टेलोस उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं डाला, तुम्हारे दिमाग में सब कुछ पहले जैसा ही है। मैं तो बस डॉक्टर लॉसन और उनके द्वारा बनाए गए लाइट स्पीड इंजन की लोकेशन के बारे में जानना चाहता हूँ। तुम्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है क्योंकि तुम क्री के जाल में फंस चुकी हो। इसके बाद दूसरे स्क्रल्स वियर्स के ऊपर हमला कर देते हैं और इनकी फाइट के कारण स्पेसशिप में छेद हो जाता है जिससे सभी स्क्रल्स और वियर्स फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लेकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तभी वियर्स का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आसमान में क्रैश हो जाता है और वियर जाकर अर्थ पर गिर जाती है जिसे वो C-53 प्लेनेट कहते हैं। अब स्क्रल भी अपना रूप बदलकर उसके पीछे अर्थ पर आ जाते हैं। इसके बाद वो अपने लोगों को बताती है कि वो अर्थ पर है और जल्दी आकर उसे वहां से लेकर जाएं। वो उसे कहते हैं कि उन्हें वहां तक पहुंचने में 22 घंटे लगेंगे, तुम्हें 22 घंटों तक हमारा इंतजार करना होगा। इसके बाद निक फ्यूरी और फिल कॉल्सन वहां पर पहुंच जाते हैं। वो वियर्स को अपने बारे में बताने के लिए कहते हैं और उसका आईडी प्रूफ मांगते हैं। वियर्स उन्हें बताती है कि वो एक क्री है और स्क्रल्स को खत्म करना चाहती है, लेकिन उनको उसकी बात समझ में नहीं आती। तभी वियर्स को एक स्क्रल दिखाई देता है और वो उसका पीछा करने लगती है। स्क्रल अपना रूप बदलकर ट्रेन में बैठ जाता है लेकिन वियर्स उसको पहचान लेती है
दूसरी ओर यहाँ पर निक फ्यूरी कार से फिल कॉल्सन के साथ ट्रेन का पीछा कर रहा होता है। वहीं वियर्स और स्क्रल के बीच ट्रेन में फाइट शुरू हो जाती है और तभी स्क्रल के पास से एक मेमोरी डिवाइस गिर जाता है जिसके अंदर वियर्स की यादें हैं। अब स्क्रल वहां से भाग जाता है। तभी निक फ्यूरी को फिल कॉल्सन का कॉल आता है और वो समझ जाता है कि जो उसके साथ गाड़ी में बैठा है वो फिल कॉल्सन नहीं है बल्कि एक स्क्रल है और वो उस पर हमला कर देता है। निक फ्यूरी जानबूझकर अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है जिसमें स्क्रल की मौत हो जाती है और निक फ्यूरी की आंख पर चोट लग जाती है। इसके बाद वो उस स्क्रल को एक लैब में लेकर जाता है जहां पर निक फ्यूरी का बॉस आता है और वो उसे इस मिशन को सीक्रेट रखने और इस पर काम करने के लिए कहता है। उधर वियर्स के हाथ में उस मेमोरी डिवाइस को दिखाया जाता है जो उसे स्क्रल से मिला था। जब वो उसे अपने हाथ के गैजेट में डालती है तो उसमें पांचोस बार का नाम आता है और जब वो एक मोटरसाइकिल को चुराकर उस बार में जाती है तो उसे वहां अपने अतीत की हल्की सी यादें याद आती है क्योंकि वो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है। और तभी वहां पर निक फ्यूरी पहुंच जाता है। वियर्स निक फ्यूरी को कहती है कि साबित करो कि तुम स्क्रल नहीं हो। निक फ्यूरी उसे अपने बारे में कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देता है। उस बार में एयरबेस की फोटो देखकर वो दोनों उस एयरबेस पर चले जाते हैं और निक यहाँ सिक्योरिटी को अपना शील्ड का कार्ड दिखाता है। इसके बाद वहां पर आर्मी ऑफिसर आते हैं जिनसे वो डॉक्टर वेंडी लॉसन के बारे में पूछते हैं। तभी इन दोनों को कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां निक फ्यूरी चालाकी से उस कमरे का लॉक खोल देता है। इसके बाद वो दोनों एक बहुत बड़े स्टोर में जाते हैं। वहीं उनको डॉक्टर वेंडी लॉसन की फाइल और नोट्स मिलते हैं जिसको उसने क्री लैंग्वेज में लिखा था। अब वियर्स को पता चलता है कि डॉक्टर वेंडी लॉसन इंसान नहीं बल्कि एक क्री थी। साथ ही उनको ये भी पता चलता है कि डॉक्टर वेंडी लॉसन आज से 6 साल पहले अपना लाइट स्पीड इंजन चेक करने के लिए एक प्लेन लेकर यहाँ से भाग गई थी और वो प्लेन क्रैश हो गया था जिसमें वो मारी गई थी। उसके साथ उसकी एक को पायलट भी थी। वियर्स जॉन रॉग से कांटेक्ट करके पूछती है कि तुमने मुझसे और क्या क्या छुपाया है। जॉन रॉग उसे बताता है कि डॉक्टर वेंडी लॉसन एक क्री योद्धा थी जिसका नाम मार्वेल था और वो लाइट स्पीड इंजन पर काम कर रही थी। वियर्स उसे बताती है कि मैं उसे लॉसन के नाम से जानती हूँ और वही मुझे सुप्रीम इंटेलिजेंस के रूप में दिखाई देती थी। जॉन रॉग उसे एक साथ मिलकर सच का पता लगाने और वहीं रुकने के लिए कहता है। इसके बाद फ्यूरी का बॉस वहां एयरबेस में आता है। फ्यूरी को उस पर शक हो जाता है कि वो एक स्क्रल है और वो उसे चकमा देकर वहां से निकल जाता है। आगे फ्यूरी और उसके बॉस यानी स्क्रल के बीच फाइट होती है। तभी वियर स्क्रल पर हमला करके फ्यूरी को बचा लेती है और इसके बाद वो दोनों प्लेन को उड़ाकर वहां से निकल जाते हैं। अब ये दोनों मारिया रैम्बो के घर पहुंचते हैं। दरअसल डॉक्टर लॉसन की फाइल में लिखा था कि मारिया रैम्बो ने ही डॉक्टर वेंडी लॉसन को आखिरी बार देखा था। वहां वियर्स को पता चलता है कि मारिया रैम्बो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वियर्स का असली नाम कैरोल डैनवर्स है। तभी मारिया उसे बताती है कि डॉक्टर वेंडी लॉसन का फाइटर प्लेन जो कि 6 साल पहले क्रैश हुआ था उसको तुम ही चला रही थी। सबने यही मान लिया था कि तुम मर चुकी हो। वियर्स उसे बताती है कि हल्की सी यादों के बगैर उसे कुछ भी याद नहीं है। इसी बीच स्क्रल का लीडर टेलोस भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले फ्यूरी और वियर्स उस पर हमला करते। टेलोस उन्हें रोकते हुए कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता बल्कि तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ। ये रिकॉर्डिंग उस वक्त की है जब तुम डॉक्टर लॉसन के साथ फाइटर प्लेन में कहीं जा रही थी। इसके बाद वो उस रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं जिससे पता चलता है कि डॉक्टर लॉसन वियर को एक लोकेशन बताती है और कहती है कि हमें इस लोकेशन पर जाना है क्योंकि वहां पर मेरी लैब है। और अब वियर्स को सब कुछ याद आ जाता है कि उस दिन वो डॉक्टर लॉसन के साथ एक फाइटर प्लेन में लाइट स्पीड इंजन को लेकर उस लैब की तरफ जा रही थी। तभी उन पर कोई हमला कर देता है जिस वजह से उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और डॉक्टर लॉसन बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। वो वियर्स को बताती है कि मैं अर्थ से नहीं हूँ बल्कि हाला नाम के एक प्लेनेट से हूँ। मैं एक क्री हूँ और मेरा असली नाम मार्वेल है। साथ ही वो बताती है कि वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो एक बहुत बड़े युद्ध को रोक सके और अब ये सब कुछ खत्म करना होगा। जो हमारे साथ प्लेन में है ये एक लाइट स्पीड इंजन है जो कि एक पावर सोर्स है और ये किसी के भी हाथ नहीं आना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो उसे खत्म करती, अचानक कोई उसे गोली मार देता है जिससे वो मारी जाती है। ये सब वैसा ही हो रहा होता है जो बार बार वियर्स को उसके सपनों में दिखाई देता है, जिसमें एक आदमी उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन इस बार उसे उसकी शक्ल दिख जाती है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वियर्स और क्री आर्मी का कमांडर जॉन रॉग होता है।
जिसे वो अपना दोस्त मानती है, और वो वियर्स को एनर्जी सोर्स के बारे में पूछता है। वियर्स को पता है कि ये सोर्स किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसलिए वो एनर्जी सोर्स को गोली से उड़ा देती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एनर्जी सोर्स की सारी एनर्जी वियर्स की बॉडी में समा जाती है। क्योंकि जॉन रॉक को उसी एनर्जी सोर्स की जरूरत है, इसलिए वो वियर्स को नहीं मारता और अपने साथ हाला प्लेनेट पर ले जाता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर टेलोस वियर्स को बताता है कि जॉन रॉक ने इसलिए मार्वल यानी कि लॉसन को मारा था क्योंकि उसे सच का पता चल चुका था कि वो हाला के क्री लोगों का साथ दे रही थी, जो कि स्क्रल्स के साथ गलत कर रहे थे। हालांकि क्री जाति ने उनके प्लेनेट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी स्क्रल्स ने उनके सामने हार नहीं मानी, और यही कारण है कि अपने लोगों को बचाने के लिए हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर चले जाते हैं। डॉक्टर वेंडी लॉसन ने जिस एनर्जी सोर्स का आविष्कार किया था, वो किसी भी स्पेसशिप को बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा तेज चला सकता था और वहां तक लेकर जा सकता था जहां पर क्री आर्मी कभी भी नहीं पहुंच पाती। वो कहता है कि एनर्जी सोर्स को ढूंढने में तुम हमारी हेल्प करो, लेकिन वियर्स उसे बताती है कि उसने तो उस एनर्जी सोर्स को खत्म कर दिया था। टेलोस उसे बताता है कि तुमने सिर्फ उसके इंजन को खत्म किया था, तुम हमें उस लैब की लोकेशन बता दो जो तुम्हें मार्वल ने बताई थी, क्योंकि वो एनर्जी सोर्स उसी लैब में है। वियर्स उसे बताती है कि वो लैब अंतरिक्ष में है और वो बार बार अपनी लोकेशन को बदलती रहती है। इसके बाद टेलोस का साइंटिस्ट उनके प्लेन को मॉडिफाई करके उसे अंतरिक्ष में जाने लायक बना देता है और वो सब धरती से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में उस लैब के अंदर पहुंच जाते हैं। लैब के अंदर उनको एनर्जी सोर्स मिल जाता है। अब सवाल उठता है कि डॉक्टर लॉसन के पास ये एनर्जी सोर्स कहां से आया। दरअसल कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर में हमने देखा था कि जब शील्ड और नासा ने मिलकर पेगासस नाम के प्रोग्राम को बनाया था, तब वो भी एनर्जी सोर्स को यूज करके सुपर फास्ट इंजन बनाना चाहते थे, और वहां उस वक्त डॉक्टर लॉसन भी एक साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रही थी, इसलिए वहीं से वो एनर्जी सोर्स उसके हाथ लग गया। आगे के सीन में टेलोस एक अजीब सी आवाज निकालना शुरू कर देता है और कुछ ही देर के बाद उसके परिवार के लोग, जो कि पिछले 6 सालों से उस लैब में छुपे हुए थे, वो उनके सामने आ जाते हैं। अब टेलोस की वाइफ उसे बताती है कि मार्वल यानी डॉक्टर लॉसन ने उन्हें किसी भी तरह का सिग्नल भेजने के लिए मना किया था। अगर हम ऐसा करते तो हालांकि क्री लोगों को भी हमारी लोकेशन पता चल जाती और वो हम तक पहुंच जाते। इसके बाद यहाँ पर जॉन रॉक और क्री आर्मी के लोग उस लैब में पहुंच जाते हैं और वियर्स को पकड़कर उसकी सेंसेस को सुप्रीम इंटेलिजेंस तक भेजते हैं, जहां पर वियर्स को वो डॉक्टर लॉसन यानी मार्वल के रूप में दिखाई देती है। वियर्स की गर्दन के पीछे एक डिवाइस लगा है जिसे क्री उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं और वियर्स को ये बात पता चल जाती है। वो उस डिवाइस को अपनी गर्दन से निकाल देती है, जिस वजह से उसकी सारी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और वो एक सुपर हीरो बन जाती है जिसका नाम है कैप्टन मार्वल। इसके बाद वो एक ही झटके में पूरी की पूरी क्री आर्मी को अपने से दूर फेंक देती है और एनर्जी सोर्स को लेकर निक फ्यूरी के पास जाती है और कहती है कि इसको लेकर तुम यहाँ से चले जाओ। उस वक्त निक फ्यूरी के हाथों में डॉक्टर मार्वल की बिल्ली होती है। दरअसल वो बिल्ली नहीं बल्कि एक एलियन है और वो बिल्ली एनर्जी सोर्स को अपने अंदर निगल जाती है। इसके बाद निक फ्यूरी और मारिया रैम्बो बिल्ली और सभी स्क्रल को लेकर वहां से निकल जाते हैं और जाते समय मारिया रैम्बो अपने प्लेन से उस लैब में ब्लास्ट कर देती है। अब जॉन रॉक भी उस एनर्जी सोर्स को हासिल करने के लिए एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से उनका पीछा करता है। तभी कैप्टन मार्वल उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को पकड़ लेती है, पर जॉन रॉक उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन इससे पहले कि वो धरती से टकराकर मारी जाती, वो अपने दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है, जिससे वो अपनी उड़ने वाली पावर को जान जाती है और जॉन रॉक के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को क्रैश कर देती है। इसके बाद उसी पल धरती से बाहर रोनन को दिखाया जाता है, जो कि एक क्री है, और जब वो अपने लोगों को हारता हुआ देखता है तो वो बहुत सारी मिसाइल्स अर्थ की ओर छोड़ देता है, लेकिन कैप्टन मार्वल उन सभी मिसाइल्स को तबाह कर देती है। कैप्टन मार्वल की पावर्स को देखकर रोनन कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन इसका बदला लेने हम वापस जरूर आएंगे। इसके बाद कैप्टन मार्वल धरती पर जॉन रॉक के पास आती है और उसे उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर बिठाकर कहती है कि सुप्रीम इंटेलिजेंस से कहना कि बहुत ही जल्द मैं हाला आ रही हूँ, ताकि वहाँ पर मैं सब कुछ खत्म कर सकूँ। वहीं दूसरी ओर निक फ्यूरी को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में वो बिल्ली है। वो बिल्ली निक फ्यूरी की आंख पर अपना पंजा मारती है, जिससे उसकी आंख जख्मी हो जाती है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है
जहां कैप्टन मार्वल निक फ्यूरी को उसका पेजर वापस कर देती है और उसे बताती है कि मैंने इसे अपग्रेड कर दिया है, मैं अब किसी भी प्लेनेट पर रहूं तो मुझे मैसेज कर सकते हो, लेकिन मैसेज तभी भेजना जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो। इसके बाद कैप्टन मार्वल स्क्रल के स्पेसशिप के साथ उनका घर ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है। वहीं अब निक फ्यूरी अपनी आंख पर जहां पर बिल्ली ने पंजा मारा था उसको कवर करके रखता है और फिल कॉल्सन से कहता है कि हमें नहीं पता कि अंतरिक्ष में और कौन कौन रहता है। इस बार तो हमें कैप्टन मार्वल ने बचा लिया, लेकिन हमें इसी तरह के और भी सुपर हीरोज की जरूरत है। हमें सुपर हीरोज की एक टीम बनानी होगी। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वो बिल्ली जिसने एनर्जी सोर्स को निगल लिया था वो उसको वापस बाहर निकाल देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली मूवी की कहानी के माध्यम से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।